बुक शेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में मुझे लगता है सबने सुना होगा। हाँ, और जिसने दुनिया भर में एक तरह का तहलका मचा दिया था। बिल्कुल, रोंडा बर्न की द सीक्रेट। जी, ये किताब सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक घटना की तरह थी। और इसका दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कि एक ऐसा रहस्य है जिसे इतिहास के महानतम लोग जानते थे। और जिससे कोई भी अपनी मनचाही जिंदगी पा सकता है। और हम सब जानते हैं कि वो रहस्य है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर आज हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे काम करता है, इसकी आलोचनाएं क्या हैं और क्या ये वाकई जिंदगी बदलने का कोई रहस्य है या सिर्फ सकारात्मक सोच की एक बहुत अच्छी पैकेजिंग। एग्जैक्टली। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। तो किसकी शुरुआत होती है रोंडा बर्न की अपनी कहानी से। वो बताती हैं कि 2004 के आसपास उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उनके पिता का देहांत हो गया था, वो काम के बोझ तले दबी थीं, रिश्ते भी तनाव में थे। और तभी उनकी बेटी ने उन्हें 100 साल पुरानी एक किताब दी। हाँ, और उस किताब ने, जैसा रोंडा कहती हैं, उनकी दुनिया बदल दी। उन्हें लगा कि इतिहास के लगभग हर महान व्यक्ति को, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, हाँ, इन सबको ये रहस्य पता था। और बस यहीं से उनका जुनून शुरू हुआ कि इसे दुनिया के सामने लाना है। तो ये रहस्य है क्या? मतलब इसका जो मूल आधार है वो क्या है? इसका मूल आधार है आकर्षण का नियम। सिद्धांत बहुत सीधा है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। ओके। किताब का तर्क है कि आपके विचार एक चुंबक की तरह हैं। उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपको सोचते हैं तो आप उस विचार की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी वैसी ही चीजों को आपकी तरफ खींच कर लाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक तरह के चलते फिरते ह्यूमन ब्रॉडकास्टिंग टावर हैं। हाँ, जो अपने विचारों से लगातार सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक यही। और किताब का तर्क है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, वो आपने अपने विचारों से ही आकर्षित किया है। ठीक है, अगर इसे एक नियम मान ले तो इससे इस्तेमाल करने का कोई तरीका भी होगा। किताब में एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई गई है। हाँ, 3 बहुत आसान से कदम बताए गए हैं। पहला है मांगना, आस्क, मांगे। हाँ, और यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको ब्रह्मांड को एकदम साफ सिग्नल भेजना होगा कि आप असल में चाहते क्या हैं। मतलब गोलमोल इच्छाओं से नतीजे भी गोलमोल ही मिलेंगे। यहाँ मुझे एक सवाल आता है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। किताब सीधे तौर पर तो इस पर ज्यादा नहीं कहती, पर इशारा ये है कि आप उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप नहीं चाहते। अच्छा। और फिर उसके आधार पर तय करें कि आप उसका उल्टा क्या चाहते हैं। जैसे आप कर्ज में हैं तो आप चाहते हैं आर्थिक आजादी, तो आपकी मांग होगी मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं। समझ गई। तो पहला कदम हुआ मांगना, दूसरा है यकीन करना, और मुझे लगता है यहीं पर यह सिद्धांत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा कदम है बिलीव, यकीन करें। किताब कहती है कि आपको ये विश्वास करना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है। मिल चुका है। हाँ, आपको वैसा महसूस करना है, वैसा व्यवहार करना है जैसे वो चीज पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये कैसे होगा वो सोचना आपका काम नहीं, वो ब्रह्मांड का काम है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। अगर किसी की जिंदगी में सच में कुछ बुरा चल रहा है, मान लीजिए कोई बीमार है या नौकरी चली गई है, तो उसके लिए जबरदस्ती अच्छा महसूस करना ये एक तरह का दिखावा नहीं होगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? और यही इस किताब की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। क्रिटिक्स इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ। यहाँ आप असल समस्याओं को नजरअंदाज करके सिर्फ अच्छा महसूस करने का नाटक कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक तरह की कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग जैसा है। जब आप यकीन करने का नाटक भी करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सोचने के पैटर्न को बदल रहे होते हैं, जो आपकी भावनाओं और फिर आपके एक्शन को प्रभावित कर सकता है। पर हाँ, ये एक मुश्किल कदम है। ठीक है, तो मांगना और यकीन करना ये तो हुआ दिमाग का खेल, लेकिन असल दुनिया में नतीजे कैसे दिखेंगे? तीसरा कदम शायद इसी से जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा और आखिरी कदम है पाएं, रिसीव। इसका मतलब है कि अब आप उस चीज को पाने की खुशी को महसूस करें। अच्छा। ये कदम पूरी तरह से आपकी भावनाओं से जुड़ा है। जब आप पहले से ही अच्छा महसूस करते हैं तो किताब के अनुसार आप खुद को अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं। तो भावनाएं एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं,
और अगर बुरा तो आपको अपने विचार बदलने की जरूरत है। सही। किताब में प्रेम को सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी बताया गया है, प्रेम और कृतज्ञता, और यहीं पर दो शक्तिशाली प्रक्रियाओं का जिक्र आता है। पहली है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आपका फोकस कमी से हटकर प्रचुरता पर आ जाता है। सही बात है। ये तुरंत आपकी ऊर्जा और आपकी इमोशनल स्टेट को बदल देता है, और यही बदली हुई ऊर्जा और अच्छी चीजों को खींच कर लाती है। और दूसरी प्रक्रिया है विजुअलाइजेशन, यानी मन में तस्वीर देखना। जी, विजुअलाइजेशन। इसका तर्क ये है कि हमारा दिमाग हकीकत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसे सच मानकर प्रतिक्रिया देता है। इसमें वो जॉन असराफ की विजन बोर्ड वाली कहानी बहुत मशहूर है। हाँ, बताइए। उन्होंने अपने सपनों के घर की एक तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगाई और उसे रोज देखते थे। कई साल बाद जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें डिब्बों में अपना पुराना विजन बोर्ड मिला, और उन्होंने पाया कि वो ठीक उसी घर में रह रहे थे जिसकी तस्वीर उन्होंने बोर्ड पर लगाई थी। ये एक कमाल की कहानी है। अब एक नजरिए से ये आकर्षण का नियम है, दूसरे ज्यादा वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसे प्राइमिंग कह सकते हैं। प्राइमिंग? हाँ, या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का प्रभाव। मतलब जब आप किसी चीज पर लगातार फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उन मौकों को पहचानने के लिए ट्रेन हो जाता है जो उस लक्ष्य से जुड़े होते हैं। हो सकता है जॉन ने अनजाने में ही ऐसे फैसले लिए जो उन्हें उस घर के करीब ले गए। ये एक ज्यादा संतुलित नजरिया लगता है। तो अब सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर कैसे लागू किया जाए। पैसे से शुरू करते हैं। पैसे के लिए किताब का फंडा है। पैसे की कमी पर नहीं, बल्कि उसकी प्रचुरता पर ध्यान दें। अगर आप हमेशा बिल और कर्ज के बारे में सोचेंगे तो आप वैसी ही और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। इसके बजाय ऐसा महसूस करें कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। इसमें वो जैक कैनफील्ड की $1 लाख वाले चेक की कहानी भी है। हाँ, उन्होंने खुद के लिए एक चेक लिखा और उसे अपनी छत पर चिपका दिया। वो रोज उसे देखते और कल्पना करते कि उनके पास वो पैसा है, और साल के अंत तक उन्होंने उससे ज्यादा कमा लिया। जी। और फिर से यहाँ दो व्याख्याएं हो सकती हैं। एक, ब्रह्मांड ने उन्हें पैसा दिया। दो, उस चेक ने उनके लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक लक्ष्य बनाया जिसने उन्हें उन मौकों को देखने और उन पर काम करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब सेहत की बात करते हैं। यहाँ किताब प्लेसिबो इफेक्ट का जिक्र करती है। हाँ, किताब प्लेसिबो इफेक्ट को इसका एक बहुत बड़ा सबूत मानती है, जहाँ सिर्फ विश्वास करने से मरीज ठीक हो जाता है, भले ही उसे दी गई गोली सिर्फ शक्कर की हो। और ये बात तो सच है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर पर गहरा असर डालता है। बिल्कुल। मॉरिस नुकमैन, जिन्हें द मिरेकल मैन कहते हैं, इसकी एक असाधारण मिसाल है। प्लेन क्रैश में उनका शरीर पूरी तरह पैरालाइज हो गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से खुद को विजुअलाइज किया कि वो क्रिसमस तक चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जी। पर यहाँ एक नैतिक सवाल भी उठता है। क्या ये कहना खतरनाक नहीं है कि लोग अपनी बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने नकारात्मक सोचा? ये तो एक तरह का विक्टिम ब्लेमिंग हुआ। ये तो सीक्रेट की सबसे गंभीर आलोचनाओं में से एक है। ये सिद्धांत जब सेहत पर लागू होता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। विश्वास और सकारात्मक सोच मदद कर सकते हैं, पर वे मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है। किताब इस बारीकी में नहीं जाती। सही कहा। और रिश्तों के बारे में क्या? रिश्तों के लिए नियम है कि पहले खुद से प्यार करें। सुनने में ये थोड़ा क्लीशे लग सकता है, पर किताब का तर्क है कि आप बाहर वही आकर्षित करते हैं जो आप अंदर महसूस करते हैं। अगर आप खुद को कमतर समझते हैं तो आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको वैसा ही महसूस कराएंगे। ये सब तो व्यक्तिगत स्तर पर हुआ, लेकिन दुनिया की बड़ी समस्याओं का क्या, जैसे गरीबी या युद्ध? यहाँ ये सिद्धांत थोड़ा अजीब लगता है, और यहाँ ये सबसे ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। किताब कहती है कि जिस चीज का आप विरोध करते हैं वो बनी रहती है। मतलब युद्ध का विरोध करने से आप युद्ध को ही अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस युद्ध पर है। इसके बजाय शांति, प्रेम और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि इतिहास में बड़े सामाजिक बदलाव तो विरोध और आंदोलनों से ही आए हैं। बिल्कुल। चाहे वो नागरिक अधिकार आंदोलन हो या भारत की आजादी की लड़ाई। क्या किताब इस विरोधाभास पर कोई रोशनी डालती है? नहीं। और ये किताब की एक और बड़ी सीमा है। ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर इतना ज्यादा फोकस करती है कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है।
इसका फोकस व्यक्ति पर है, सिस्टम पर नहीं। मिलाकर द सीक्रेट का सार ये है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं और आकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है, चाहे हम इसे माने या ना माने। बिल्कुल, यह सशक्तिकरण का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। ये जिंदगी की जिम्मेदारी बाहरी परिस्थितियों से हटाकर हमारे अपने विचारों और भावनाओं पर डाल देती है। लेकिन जैसा हमने इस चर्चा में देखा, ये किताब कई जरूरी सवालों को बिना जवाब दिए छोड़ देती है। सही कहा। ये एक्शन या कर्म की भूमिका को कम आंकती है, सामाजिक संरचनाओं को नजरअंदाज करती है और कभी-कभी विक्टिम ब्लेमिंग की हद तक चली जाती है। तो शायद इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल इसे एक जादुई फॉर्मूला मानने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक टूल की तरह करना है। एग्जैक्टली। कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना, ये सब शक्तिशाली तकनीकें हैं जो किसी की भी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। भले ही कोई आकर्षण के नियम में विश्वास करता हो या नहीं। हाँ। तो किताब कहती है कि आपका हर विचार आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर हम इसे एक पल के लिए सच मान भी लें, तो एक सवाल सोचने लायक है। इस किताब की इतनी बड़ी सफलता के पीछे का असली रहस्य क्या है? क्या ये एक भूला हुआ प्राचीन ज्ञान है या सही समय पर सही पैकेजिंग के साथ पेश की गई उम्मीद की कहानी? ऐसी ही और किताबों की गहरी पड़ताल के लिए बुक शेल्फ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सोचते रहिए।